हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग दलहन के बारे में पढ़ेंगे। और जो हम लोग घटना चक्र का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो इंडिया का। चलिए नोट्स देखते हैं। भारत में अधिकांश जनसंख्या के प्रोटीन प्राप्ति के प्रमुख स्रोतों में से एक दालें हैं। यहाँ पर रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। भारत की प्रमुख दलहनी फसलें चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर और अरहर है। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनके अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद इन्हें आयात करना पड़ता है। भारत में दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में कुल दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश 5.24 मिलियन टन है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र 5.04 मिलियन टन एवं राजस्थान 3.93 मिलियन टन का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। भारत के खरीफ दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। अरहर की फसल वर्षा के मौसम में 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा के बाद के मौसम में 17 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अच्छी तरह से उगती है और 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीप के काली मिट्टी तक के क्षेत्रों में उगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण अफवाह: जल का अधिक जमाव एवं पाला दलहनी फसलों के लिए हानिकारक है। अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई थी। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादक राज्य महाराष्ट्र 1.42 मिलियन टन है। इस संदर्भ में कर्नाटक 1.00 मिलियन टन का दूसरा, झारखंड 0.25 मिलियन टन का तीसरा स्थान है। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति किस्म है। अरहर के अन्य प्रमुख किस्में हैं या मुख्य किस्में हैं अमर, आज़ाद, बहार, मालवीय, विकास, MA6, पारस इत्यादि है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र 2.96 मिलियन टन में है। उसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश 2.11 मिलियन टन एवं राजस्थान 2.01 मिलियन टन है। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक अनुपात NPK 1:2:1 होता है, यानी 1:2:1 होता है। उड़द उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। चलिए अब हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न को उसका पहला सवाल। पहला, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। दूसरा, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तीसरा, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है
वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो राइट आंसर ई होगा। ये सही है, ये सही है, 2 और 3 गलत है। उड़द जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, मुख्यतः खरीफ मौसम की फसल है, परंतु भारत में यह रबी, खरीफ एवं जायद तीनों मौसम में उगाया जाता है। अतः कथन 1 सत्य है। वर्ष 2016-17 में मूंग का उत्पादन कुल दलहन का 14.7% या अन्य वर्षों में भी इसी के आसपास रहता है। अतः कथन 2 असत्य है। पिछले 3 दशकों में खरीफ दलहन के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि रबी के दलहन फसल में लगभग 150% की वृद्धि हुई है। अतः कथन 3 भी असत्य है। 2 नंबर, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो राइट आंसर डी, भारत। दिए गए विकल्पों में दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता भारत है। 3 नंबर, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद समानांतर निर्यात नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर डी, दाल है। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद इन्हें आयात करना पड़ता है। हालांकि भारत अब वित्त वर्ष 2025 थोड़ी मात्रा में दालों का निर्यात भी करता है। अतः दालें भारत से समांतर निर्यातित नहीं होती है, जबकि गेहूं, चावल और चीनी का समय समय पर निर्यात होते रहता है। 4 नंबर, कथन ए, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। कारण आर, दालों की मांग की वरीयता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? कोट, तो आपका ए और आर दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत में दालों की कमी है परंतु यहाँ प्रोटीन के अन्य स्रोतों की कमी नहीं है। यहाँ दालों की कमी के कारण उसकी मांग अधिक मांग का होना है, जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही मतलब स्पष्ट व्याख्या है। 5 नंबर, भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? राइट आंसर सी, दलहन का। दलहन विकास निदेशालय के वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक है। 6 नंबर, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सी, मध्य प्रदेश। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प सी सही उत्तर है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में कुल दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र एवं राजस्थान के क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। 7 नंबर, फसल का प्रकार है जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है या है? तो राइट आंसर बी, दालें। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। 8, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन आवश्यक है? तो राइट आंसर बी, कोबाल्ट। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर अरहर जो है
नीलम ये सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सही है। नीलम अरहर की किस्म नहीं बल्कि आम की एक किस्म है। अन्य प्रश्नगत युग्म सम्मिलित है। 10 नंबर, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल है। तो आपका, चलिए आगे देखते हैं। चना है, मटर है, मूंग है, ये सब क्या होता है कि बस राजमा नहीं करता है, बाकी सभी करता है, इसलिए आंसर नहीं दिया गया है। चना, मटर एवं मूंग की फसलें वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जबकि यह कहना भी गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती है। अलग अलग शोध रिपोर्टों के अनुसार राजमा की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अलग अलग है। देखिए, साइंटिफिक वर्ल्ड वॉल्यूम नंबर 9 जुलाई 2011, रेड किडनी बीन्स, ये फेजुअलस वल्गारिस, a kind of annual leguminous crop native to China, is locally called rajma in Nepal. It is cultivated as a crop or intercropped with other crops. It is also nitrogen fixing crop with symbiosis of Rhizobium I.A. Rhizobium leguminosarum by B.V. Fascioli from nodulation and fixes atmospheric nitrogen symbiotically. Ali and Lal 1992. Unlike other pulses, rajmas is inefficient in symbiotic nitrogen fixation. Nodulation is poor in rajma. 11 नंबर देखिए, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है, तो 1:1 होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1:1 होना चाहिए। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक का अनुपात NPK 1:2:1 होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। इस सवाल में 12 नंबर, अरहर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अरहर की उत्पत्ति कहाँ, मतलब कहाँ हुई थी? राइट आंसर बी, भारतवर्ष में। 13 नंबर, मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तभी अरहर की है, बाकी सभी गलत है। मालवीय चमत्कार अरहर की एक वैरायटी या किस्म है। अरहर की अन्य मुख्य किस्में अमर, आयात, बहार, मालवीय विकास, MS6, पारस इत्यादि। नोट, प्रश्न प्रजाति के स्थान पर वैरायटी या किस्म होना चाहिए। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? राइट आंसर ए, अरहर, बहार, बाकी सभी गलत है। बहार अरहर की किस्म है, अन्य विकल्प सम्मिलित नहीं है। 15, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, सी अरहर की। 16, मटर की पत्ता विहीन जाति है, तो सी अर्पणा। अर्पणा जो है मटर की पत्ता विहीन किस्म है। 17 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2011-12 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो राइट आंसर डी, मध्य प्रदेश। प्रश्नकाल एवं वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? फसल, प्रजाति,
तो आपका अलसी जो है सूर्या, ये सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। बाकी सही सुमेलित है। सरसों, वरुणा, मटर, सपना, मूंगफली, कौशल, ये सभी सही सुमेलित हैं। सूर्या अलसी की वैरायटी किस्म नहीं है, शेष युग्म सही सुमेलित है। नोट देखते हैं, प्रश्न में प्रजाति के स्थान पर वैरायटी एक किस्म होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशम के बारे में। रेशम, चलिए नोट्स देखते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड अप्रैल 1949 में संसद के एक अधिनियम 1948 में द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। FAO 2023 के अनुसार भारत चीन मुख्य भूमि के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख कच्चा रेशम उत्पादक देश है। भारत में शहतूत, टसर, इरी एवं मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली कैटरपिलर द्वारा निकाले जाने वाले मुख्यतः दो प्रोटीन फाइब्रोइन एवं सेरिसिन से बना होता है। ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून या कोशों का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों का होता है: अंडा, एग, इल्ली, कैटरपिलर, प्यूपा तथा सल्व, मोथ। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोकून या कोशों के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है तथा इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। वर्ष 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। इस दृष्टि में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। वर्ष 2023-24 में कर्नाटक शहतूत मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहाँ कुल शहतूत रेशम का 42.66% उत्पादित किया जाता है। उल्लेखनीय कि वर्ष 2024-25 में कर्नाटक ने देश के कुल कच्चे रेशम का लगभग 32.29% भाग उत्पादित किया। कुल कच्चे रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश का द्वितीय स्थान है, जो देश का कुल 25.70% रेशम उत्पादित करता है। मूंगा रेशम असम राज्य, बोडोलैंड सहित में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। यह राज्य देश के कुल मूंगा रेशम उत्पादन का 78.02% हिस्सा पैदा करता है। इरी रेशम का भी उत्पादन असम, बोडोलैंड सहित में सर्वाधिक होता है। असम यानी बोडोलैंड सहित भारत में कुल इरी रेशम उत्पादन का 77.45% भाग उत्पादित करता है। टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर तथा ऊक टसर के रूप में दो भागों में विभाजित किया जाता है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में एवं ऊक टसर का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर में होता है, जबकि संपूर्ण टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। वर्ष 2014-24-25 में वन रेशम टसर प्लस इरी प्लस मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन असम, बोडोलैंड सहित तत्पश्चात क्रमशः झारखंड एवं मेघालय राज्य में होता है। प्रश्न को उसका पहला सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो राइट आंसर सी, कर्नाटक है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। वर्ष 2024-25 में यहाँ कुल शहतूत रेशम का 42.66% उत्पादित किया गया। कर्नाटक देश के कुल कच्चे रेशम का सर्वाधिक लगभग 32.29% भाग उत्पादित करता है। 2 नंबर, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। ए, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। प्रश्न काल के दौरान भारत का 3/4 कच्चा रेशम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता था।
वर्ष 2024-25 में रेशम उत्पादन में इनकी संयुक्त हिस्सेदारी 57.99% है। 3 नंबर, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। सी कर्नाटक है। वर्ष 2024-25 में भारत में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित है तो राइट आंसर ईरी असम, बाकी सब सुमेलित नहीं है। दिए गए रेशम के प्रकारों तथा उनसे संबंधित अग्रणी उत्पादक राज्यों का सम्मेलन निम्नानुसार है। रेशम का प्रकार, उत्पादक राज्य, उत्पादन में हिस्सा, वर्ष 2024-25। शहतूत या मलबरी रेशम कर्नाटक 42.6%। टसर रेशम झारखंड 72.29%। इरी रेशम असम एवं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 77.45%। मूंगा रेशम असम एवं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 78.02%। 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा, भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। चौथा, भारत में मेघालय इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर होगा सी। 1 और 3 सही है, 2 गलत है, 4 गलत है। 6 नंबर, मूंगा रेशम की ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो राइट आंसर ए असम में। प्रश्न काल में असम मूंगा रेशम का देश में 91.07% भाग पैदा करता था। वर्ष 2024-25 में असम एंड BTC 78.02% एवं मेघालय 18.10% इसके प्रमुख उत्पादक है। 7 नंबर, 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? तो सी मणिपुर है। प्रश्नकाल में ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य मणिपुर था। वर्ष 2022-23 में कुल टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य झारखंड है। टसर रेशम को 2 भागों में ट्रॉपिकल टसर तथा ओक टसर में विभक्त किया जाता है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में, जबकि ओक टसर सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर में होता है। 8 नंबर, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर ए कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य है। 9 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क यार्न उत्पादित करता है? तो डी कर्नाटक। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत का अधिकतम सिल्क सूत उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। बागानी फसलें, कॉफी या कहवा। नोट्स, किंवदंती है कि भारतीय कॉफी की गाथा 1600 ईस्वी के आसपास सूफी धार्मिक संत बाबा बुदान द्वारा कर्नाटक के बाबा बुदन गिरी के अपने आश्रम के आंगन में मोचा के साथ बीजों के रोपण से प्रारंभ हुई। 18वीं शताब्दी के दौरान कॉफी की वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई। भारत में कॉफी पश्चिमी घाट के साथ पूर्वी घाटों एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में उपजाई जाती है। भारतीय कॉफी छाया में उगाई जाने वाली दुनिया की सर्वोत्तम कॉफी के रूप में जानी जाती है।
पश्चिमी घाट एवं पश्चिमी घाट से श्रीलंका वैश्विक हॉटस्पॉट का भाग विश्व के 36 जैव विविधता के क्षेत्रों में से एक है। कॉफी न केवल इस क्षेत्र की अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों को सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए भी अपना योगदान देती है। उत्पादन मीट्रिक टन में राज्य, जिले या क्षेत्र है। 2024-25 अंतिम उत्पादन अनुमान एफए फाइनेंशियल ईयर। कर्नाटक देखते हैं, चिकमंगलुरु 91,400, कोडागु जो है 1,21,600, हासन जो है 43,000, कुल है 2,56,000। अब देखते हैं केरल को, देखते हैं कुल है 72,950, तमिलनाडु जो है कुल 19,275, परंपरागत क्षेत्र 3,48,225, गैर परंपरागत क्षेत्र आंध्र प्रदेश 14,640, उड़ीसा जो है 460 है, कुल है 15,100, पूर्वोत्तर क्षेत्र 175, समग्र योग भारत 3,63,500। रोपित क्षेत्र या प्लांटेड एरिया क्षेत्र वर्ष 2024-25 कुल हेक्टेयर में कर्नाटक जो है आपका 47.18%, और केरल जो है 16.26%, तमिलनाडु जो है 6.87%, कुल परंपरागत क्षेत्र जो है 70.30%, गैर परंपरागत क्षेत्र जो है 21.32%, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है 1.25%, समग्र योग भारत जो है आपका इतना है, कितना तो 5,28,664.54% है, कितना तब 5,28,664.54। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में कॉफी उगाया गया था। भारत में कहवा यानी कॉफी के दो प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्टा पैदा की जाती है। कॉफी बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में विश्व कुल कॉफी उत्पादन का मात्र 3.50% उत्पादन किया गया, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में अधिक है। अरेबिका कॉफ़ी के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 160 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, जबकि रोबस्टा कॉफ़ी के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अरेबिका कॉफ़ी के लिए हल्का से मध्यम ढाल तथा रोबस्टा कॉफ़ी के लिए हल्का से लगभग समतल खेतों तक कृषि किया जाता है। दोनों के लिए गहरी उपजाऊ कार्बनिक पदार्थों से भरपूर अच्छी जल निकासी वाली थोड़ी अम्लीय मिट्टी पीएच जो है 6 से 6.5 उपयुक्त होती है। देश में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कॉफ़ी का प्रवर्धन बीजों के साथ ही वनस्पतिक प्रवर्धन विधि द्वारा होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक अधिनियम कॉफी अधिनियम 1942 के अधिनियम संख्या 7 की धारा 4 के द्वारा कॉफी बोर्ड का गठन किया था। प्रश्न कोश का पहला सवाल अब हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी सी वर्ष 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण
अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी हरियाणा में स्थित है। 2 नंबर, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में से कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा, कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डॉली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? राइट आंसर सी, यानी 1 और 2 सही है। कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ठंडी से लेकर उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। कॉफी का प्रवर्धन बीजों के साथ ही वनस्पतिक प्रवर्धन विधि के द्वारा होता है, जबकि चाय का डाली कलम के द्वारा। अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही है। 3 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? तो राइट आंसर होगा डी, कर्नाटक में। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। वर्ष 2024-25 अंतिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार और यहाँ देश के कुल उत्पादन का 70.43% कॉफी उत्पादित किया जाता है। कॉफी उत्पादन में द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः केरल 20.07% एवं तमिलनाडु 5.30% है। 4 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य रहा है? राइट आंसर बी, कर्नाटक। 5 नंबर, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बी, कर्नाटक है। 6 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो राइट आंसर डी, कर्नाटक। वर्ष 2024-25 अंतिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार भारत में कॉफी का कुल उत्पादन जो है 3,63,500 मीट्रिक टन अनुमानित है, जिसमें कर्नाटक का कुल उत्पादन जो है 2,56,000 मीट्रिक टन है, जबकि केरल का कुल उत्पादन 72,950 मीट्रिक टन तथा तमिलनाडु का कुल उत्पादन 19,275 मीट्रिक टन है। इन आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में देश का लगभग 70.43% कॉफी का उत्पादन होता है, अतः निकटतम उत्तर विकल्प डी है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? राइट आंसर बी। और 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। इस संदर्भ में केरल दूसरे तथा तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चिकमंगलुरु शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, मांड्या काफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुख्यात है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है या है? राइट आंसर डी, न तो 1 न ही 2, यानी कि दोनों में से कोई सही नहीं है। कर्नाटक का चिकमंगलुरु जिला शर्करा नहीं बल्कि कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक कॉफी यहीं उगाई गई थी। कर्नाटक का मांड्या जिला कॉफी नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 9 नंबर, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? राइट आंसर डी, पुलनेज। कॉफी बोर्ड भारत के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कोडागु, कुर्ग एवं हासन जिले, कर्नाटक वायनाड, त्रावणकोर और नेलियांथम्पी क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, शिवराज, सलेम एवं अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र काफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन गिरी कर्नाटक
में है, जहां भारत में सर्वाधिक कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सम्मिलित नहीं है? तभी कॉफी बोर्ड हैदराबाद, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सभी, मसाला बोर्ड कोची में सही है, चाय बोर्ड कोलकाता ये भी सही है, रबर बोर्ड कोटायम ये भी सही है, और सम्मिलित नहीं है तो बी नंबर, ये सम्मिलित नहीं है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची केरल में है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। चाय बोर्ड जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2, चाय एवं रबर के बारे में। चाय एवं रबर नोट्स देखते हैं। चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। यह दक्षिणी चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देश या क्षेत्र का मूल पौधा है। चाय उष्ण, उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय के पौधे के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा तथा ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती है। भारत में चाय की 2 प्रमुख किस्में हैं, कैमेलिया सिनेसिस वर सिनेसिस चीन चाय, कैमेलिया सिनेसिस वर सिनेसिस चाइनीज टी। दूसरा, कैमेलिया सिनेसिस वर असामिका असम चाय, कैमेलिया सिनेसिस वर असामिका असम टी। चाय अधिकतम 1953 के धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार टी बोर्ड का गठन 1 अप्रैल 1954 को हुई थी। यह बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। टी बोर्ड इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। वर्ष 2024-25 अप्रैल से दिसंबर में असम जो है 627.95 मीट्रिक केजी भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। उसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक का स्थान है। टी बोर्ड इंडिया द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में चाय उत्पादक शीर्ष 4 देश क्रमशः चीन, भारत, केन्या तथा श्रीलंका है। एफएओ के वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार वो शीर्ष 5 चाय पत्ती उत्पादक देश क्रमशः चीन, मुख्य भूमि भारत, केन्या, श्रीलंका और तुर्की है। एफएओ के अनुसार उत्पादन एवं उपभोग दोनों के संदर्भ में चीन मुख्य भूमि पहले एवं भारत दूसरे स्थान पर था। एफएओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व के शीर्ष निर्यातक मात्रा देशों में केन्या, दूसरा चीन मुख्य भूमि, तीसरा भारत और चौथा श्रीलंका है। रबर के पौधों के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस का मासिक औसत तापमान एवं लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। वर्ष 2024-25 14-15 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 78.71% भाग उत्पादित किया जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन जो है 8,75,000 टन तक पहुंच गया, जो 2023-24 ने 8,57,000 टन की तुलना में 2.1% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में शीर्ष राज्यों में केरल, त्रिपुरा एवं कर्नाटक, चौथा असम, तमिलनाडु है। एफएओ के अनुसार वर्ष 2024 में प्राकृतिक रबर प्राइमरी रूप में उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान 6वां है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। प्रश्न को उसका पहला सवाल देखिए क्या है। पहला, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए।
आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो सी, केवल 3 राज्य। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और बिहार में छोटे स्तर पर चाय की खेती की जाती है। दिए गए विकल्पों में से केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को आमतौर पर चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाना जाता है। 2 नंबर, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो आंसर नहीं दिया गया। प्रश्न काल में भारत दाल एवं चाय दोनों के लिए उत्पादन और उपभोग में अग्रणी था। दाल और चाय। FAO के वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय पत्ती के उत्पादन में चीन मुख्य भूमि के बाद दूसरे क्रम पर आ गया है, जबकि इसके उपभोग में वह दूसरे स्थान पर है। और दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन और उपभोग में प्रश्न काल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में दाल की इतनी उपभोग मांग है कि विश्व में सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने के बावजूद उसे इसका आयात भी करना पड़ता है, जबकि चाय का प्रमुख उपभोक्ता होने के बावजूद भी यह इसका कुछ हिस्सा निर्यात करता है। वर्ष 2007-08 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का प्रथम स्थान था। 3, वर्ष 2007-08 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान रहा था। तो ये प्रथम। 4 नंबर, कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो ये तंबाकू से। प्रश्नगत नकदी फसलों में भारत को चाय यानी टी के निर्यात से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही थी। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिए गए विकल्पों में तंबाकू निर्यात से वर्ष 2023-24 प्रोडक्शन में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा 8,713 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। अतः वर्तमान संदर्भ में विकल्प ए सही उत्तर है। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो राइट आंसर ए है, असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार असम क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ लगभग 337.7 हजार हेक्टेयर वर्ष 2018 में भूमि में चाय की खेती होती है, जबकि वर्ष 2024-25 अप्रैल दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 627.95 बिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ है। चाय उत्पादन द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल का है। 6 नंबर, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है ये चाय का। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता था, जबकि FAO के वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत लगभग 2.5 लाख टन चाय पत्ती का निर्यात किया। भारत वर्ष 2024 में चाय निर्यातक देशों में तीसरे स्थान मात्रा के अनुसार पर रहा है। 7 नंबर कथन देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं क्या सवाल है। 7 नंबर है कथन ए, भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कारण बी, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। कूट, तो आपका जो है कूट जो होगा ये सही है और बी गलत है, तो इसलिए राइट आंसर ए सही है परंतु आर गलत है, इसलिए सी सही होगा। प्रश्न काल के दौरान विकल्प सी सही उत्तर था। FAO द्वारा जारी वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार विश्व का महत्वपूर्ण चाय निर्यातक देश मात्रा है। पहला केन्या, दूसरा चीन मुख्य भूमि, तीसरा भारत, चौथा श्रीलंका। FAO के अनुसार भारत चाय की घरेलू खपत अथवा उपभोग में दूसरे स्थान पर है। 8 नंबर, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, जिसकी खेती अभिष्ट आइडियल होगी सी चाय की।
चाय की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा तथा ढलाव युक्त पहाड़ी परिस्थितियां आदर्श होती है। इन परिस्थितियों में चाय के पौधे तेजी से पनपते हैं। 9 नंबर, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो डी, चाय की। ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? सी, गन्ना। वर्तमान में बराक घाटी में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान है, जबकि यहाँ पर उपजाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। अतः विकल्पों में धान के न होने के कारण विकल्प सी सही उत्तर है। 11, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो सी, केरल है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 71.13% भाग उत्पादित किया जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, इडुक्की, पथनमथिट्टा, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। FAO के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक प्राकृतिक रबर प्राथमिक रूप में उत्पादन में भारत का स्थान 6वां है। 12 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो राइट आंसर बी, केरल है। 13, भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य 2013 था। राइट आंसर डी, केरल। 14, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर डी, केरल है। 15, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? राइट आंसर सी, केरल। 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? डी, केरल रबर के लिए। उत्तर प्रदेश जूट गलत है। असम गेहूं गलत है। गुजरात चाय गलत है। सही सुमेलित है सिर्फ डी, यानी केरल रबर के लिए। भारत का सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य केरल है। केरल का रबर से सही सुमेलन है। 17, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? तो राइट आंसर डी, चाय। उद्दीपक फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी आदि आते हैं, जबकि गेहूं रबी की, अरहर खरीफ की तथा मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है। 18, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। दूसरा, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। तीसरा, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चौथा, इस बोर्ड में दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो राइट आंसर है 1 और 4 सही है। 2 और 3 क्या गलत है? तो राइट आंसर डी, 1 और 4 सही है। भारत में चाय बोर्ड की उत्पत्ति वर्ष 1903 में भारतीय चाय उपकर विधेयक के पारित होने के बावजूद हुई थी, परंतु वर्तमान चाय बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ था। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। प्रश्नकाल में चाय बोर्ड के दुबई, यूएई और मॉस्को, रूस में विदेशी कार्यालय थे। वर्तमान में केवल मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। 3 नंबर, अन्य बागानी फसलें देखते हैं। फसलें नोट देखते हैं। बागान अथवा बागानी फसल प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार इसके बागानी फसल अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर एवं मसालों का रखा जाता है। अतः नारियल, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, रबर आदि बागान अथवा बागानी फसलें हैं। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों
के अनुमान के अनुसार तंबाकू का 48.57% उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की कृषि करने वाले राज्य 2024-25 इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश 2.72 हेक्टेयर, महाराष्ट्र जो 1.17 हेक्टेयर, कर्नाटक 0.54 हेक्टेयर, बिहार 0.19 हेक्टेयर है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार नारियल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों में पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा केरल है। इस प्रकार कर्नाटक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि वर्ष 2023-24 में थर्ड एई में नारियल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। वैश्विक रूप से वर्ष 2024 में FAO, इंडोनेशिया, भारत तथा फिलीपींस नारियल इन सेल के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश है। केरल में कई प्रकार के मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। वर्ष 2024-25 थर्ड एई के आंकड़ों के अनुसार मसालों का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। केरल प्राचीन काल से विश्व में गरम मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। लौंग, सीजियम एरोमेटिक नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है, इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार लौंग के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है, जबकि वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार लौंग उत्पादक शीर्ष 3 राज्य क्रमशः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। वर्ष 2024-25 थर्ड एई के आंकड़ों के अनुसार लौंग के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है तथा लौंग उत्पादक शीर्ष 3 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार सुपारी उत्पादन में भारत के 3 अग्रणी राज्य कर्नाटक 1032.02 हजार टन, केरल जो है 103.99 हजार टन, असम जो है 55.40 हजार टन है। वर्ष 2024-25 थर्ड एई के आंकड़ों के अनुसार सुपारी उत्पादन भारत के 3 अग्रणी राज्य क्रमशः कर्नाटक, केरल और असम ही है। वर्ष 2023-24 में भारत में 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र 197.30 हजार टन, आंध्र प्रदेश 133.80 हजार टन एवं उड़ीसा 126.13 हजार टन है। वर्ष 2024-25 थर्ड एई के आंकड़ों के अनुसार काजू उत्पादन भारत का शीर्ष 3 राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 500 से 1500 मीटर तक की औसत समुद्र तल से ऊंचाई के पहाड़ी ढाल तथा 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर अनुकूल की आवश्यकता होती है, परंतु यह 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकता है। भारत में वर्ष 2023-24 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 3 मसाला उत्पादक राज्यों में पहला मध्य प्रदेश 3724.70 हजार टन, दूसरा गुजरात जो है 1439.97 हजार टन, तीसरा जो है आंध्र प्रदेश 1321.40 हजार टन है। वर्ष 2024-25 थर्ड एई के आंकड़ों के अनुसार मसाला के उत्पादन में भारत का शीर्ष 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात है। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार वियतनाम के बाद काली मिर्च ब्लैक पेपर के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। तीसरे और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया एवं ब्राजील है। प्रश्नोत्तर पहला, भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो एक कर्नाटक। कहवा उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पूर्वोत्तर के कुछ राज्य। रबर का उत्पादन केरल, तमिलनाडु
त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एवं अन्य कुछ राज्यों में होता है। तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कुछ अन्य राज्यों में होता है। उपयुक्त तथ्यों के अनुसार कर्नाटक और तमिलनाडु में उक्त तीनों फसलों की कृषि की जाती है, अतः विकल्प ये सही उत्तर है। 2 नंबर, भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है। ए चाय, रबर, नारियल और कहवा है। बागान अथवा बागानी फसल प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार इसके बागान फसल अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर, मसालों को रखा जाता है। अतः नारियल, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी एवं रबर बागान अथवा बागानी फसलें हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, चाय असम का मुख्य फसल है। दूसरा, कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। तीसरा, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। चौथा, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। तो आपका जो है यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया। चलिए हम लोग देखते हैं। चाय उत्पादन वर्ष 2024-25 अप्रैल दिसंबर में असम तथा तंबाकू उत्पादन उत्तर प्रदेश 2024-25 वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य थे। कहवा उत्पादन वर्ष 2024-25 एपी फाइनेंशियल ईयर में कर्नाटक अग्रणी राज्य था। कहवा का उत्पादन तमिलनाडु एक महत्वपूर्ण राज्य है, परंतु कहवा यहाँ की प्रमुख फसल नहीं है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है, न कि जूट। अतः कूट 1 और 3 सही है। वर्तमान में वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में आंध्र प्रदेश प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य नहीं है। 4 नंबर, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। डी, उत्तर प्रदेश से। प्रश्न काल के दौरान भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता था। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ देश का 48.57% तंबाकू उत्पादन होता है। तंबाकू उत्पादन में दूसरा स्थान महाराष्ट्र 21.41% का है। वर्तमान में वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 आंध्र प्रदेश प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य नहीं है। 5 नंबर, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न काल एवं वर्तमान में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था या है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत के अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्य क्रमशः है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। यानी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद गुजरात में। 6 नंबर, भारत में तंबाकू को सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो आंसर नहीं दिया गया है। 7 नंबर, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2010 के अनुसार मतलब है। राइट आंसर डी, गुजरात की। प्रश्न काल के दौरान तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आंध्र प्रदेश में था। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र में तंबाकू की कृषि करने वाले 4 राज्य इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश 72,000 हेक्टेयर, महाराष्ट्र 1.17 हजार हेक्टेयर, कर्नाटक 0.54 हजार हेक्टेयर एवं बिहार 0.19 हजार हेक्टेयर। वर्तमान में विकल्प ए सही उत्तर है। 8 नंबर, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बी, कर्नाटक है। प्रश्न काल के दौरान नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल था। वर्ष 2023-24 अंतिम के आंकड़ों के अनुसार नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इस संदर्भ में तमिलनाडु का दूसरा और केरल का तीसरा स्थान है। वर्ष 2024-25 थर्ड एई के आंकड़ों के अनुसार नारियल के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। अतः वर्तमान के लिए विकल्प डी सही उत्तर हो गया। 9 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे
बड़ा उत्पादक है, तब बी कर्नाटक है। वर्ष 2024-25 थर्ड ए के आंकड़ों के अनुसार विकल्प सी सही होगा। वर्तमान के लिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 10 नंबर, निम्नलिखित मसालों में से भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? 1 काली मिर्च, 2 इलायची, 3 लौंग, 4 अदरक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा आपका, इसमें आंसर नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न काल के दौरान दी गई मसाला फसलों में से काली मिर्च और अदरक का अग्रणी उत्पादक भारत था, जबकि इलायची का अग्रणी उत्पादक ग्वाटेमाला और लौंग का अग्रणी उत्पादक इंडोनेशिया था। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार वियतनाम के बाद काली मिर्च ब्लैक पेपर के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तथा तीसरे एवं चौथे स्थान पर इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील है। दिए गए विकल्पों में FAO 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत केवल अदरक यानी कच्चा के उत्पादन में सर्वोपरि है, अतः वर्तमान में कोई विकल्प सही उत्तर नहीं है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो राइट आंसर डी, ओडिशा। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा उत्तराखंड इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा राज्य में इलायची का उत्पादन नहीं होता है। वर्ष 2024-25 थर्ड AE के अनुसार भी इलायची का उत्पादन इन्हीं राज्यों में होता है। 12, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? राइट आंसर सी, गरम मसाले। केरल प्राचीन काल से विश्व में गरम मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। 13, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? बी, केरल। केरल में कई प्रकार के मसाला फसलों को उगाए जाने के कारण इन्हें मसालों का बागान कहा जाता है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार मसाला का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश 3724.70 हजार टन है। और 2024-25 थर्ड ए के आंकड़ों के अनुसार मसाला के उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। 14, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? ए, केरल है। 15, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सी, केरल है। वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 थर्ड ए के आंकड़ों के अनुसार इलायची के उत्पादन में शीर्ष 2 राज्य क्रमशः केरल और सिक्किम है, जबकि काली मिर्च के उत्पादन में शीर्ष राज्य क्रमशः कर्नाटक और केरल है, परंतु विकल्प में कर्नाटक नहीं होने के कारण सही उत्तर विकल्प सी, केरल होगा। 16 नंबर, लौंग प्राप्त होता है? डी, पुष्पकली से। लौंग जो सीजीजियम एरोमेटिक नामक मध्यम कद वाला सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है, इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। 17, लौंग की खेती होती है? आंसर नहीं दिया गया। वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 थर्ड ए के आंकड़ों के अनुसार लौंग की खेती मुख्य तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में होती है, अतः पूछा गया प्रश्न गलत है। यदि प्रश्न यह होता है कि लौंग की खेती निम्न में से किस राज्य में नहीं होती है, तो उत्तर विकल्प डी होता। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 18 नंबर, भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं? पहला, उष्ण और आर्द्र जलवायु। दूसरा, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। तीसरा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल। चौथा, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर। निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपर्युक्त वर्णित
क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे? तो सी है काली मिर्च। उष्ण और आर्द्र जलवायु 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा 500 से 1500 मीटर तक औसत समुद्र तल से ऊंचाई के पहाड़ी ढाल तथा 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर वाले क्षेत्रों में काली मिर्च के उपजाए जाने की अधिक संभावना होती है। 19 नंबर, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो ए काली मिर्च। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। 20, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है? सी मध्य प्रदेश है। प्रश्न काल के दौरान गुजरात सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य था। वर्ष 2023-24 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मसाला उत्पादक शीर्ष 3 राज्य क्रम से इस प्रकार हैं: मध्य प्रदेश 3724.70 हजार टन, गुजरात जो है 1439.97 हजार टन तथा आंध्र प्रदेश 1321.40 हजार टन। वर्ष 2024-25 थर्ड ए के आंकड़ों के अनुसार मसालों के उत्पादन में भारत का शीर्ष 3 राज्य क्रम से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। 21 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? बी महाराष्ट्र। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्यों का क्रम इस प्रकार है: महाराष्ट्र 197.30 हजार टन, आंध्र प्रदेश 133.80 हजार टन एवं उड़ीसा 126.13 हजार टन। वर्ष 2024-25 थर्ड ए के आंकड़ों के अनुसार काजू उत्पादन में भारत का 3 राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भी अग्रणी काजू उत्पादक राज्य यही थे। 22, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? सी जम्मू कश्मीर। उपयुक्त विकल्पों में से भारत में केसर सैफरन उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ प्राचीन काल से केसर का उत्पादन किया जा रहा है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सूची 1 सूची 2। फसल या पौधारोपण सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो सही सम्मिलित नहीं है डी रबड़ यानी हिमाचल प्रदेश, ये सही सम्मिलित नहीं है। गन्ना उत्तर प्रदेश सही है, असम चाय सही है, जूट जो पश्चिम बंगाल सही है। डी नंबर जो सही सम्मिलित है नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, डी नंबर नहीं है। रबर या रबड़ के पौधों के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन मुख्यतः केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं असम होता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है, न कि हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग पढ़ेंगे झूमिंग कृषि के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। झूम कृषि, झूम फार्मिंग एक स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति है। यह कृषि पद्धति भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है। झूम कृषि को असम, नागालैंड आदि पूर्वोत्तर राज्यों में झूम, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बेवर, डाहिया और मासा या मसान, उड़ीसा में पामा, दाबी या कानान या ब्रिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुआ नामों से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों या जंगलों काटकर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः उपजाई जाती है। झूम कृषि मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। प्रश्न कोश
पहला, झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? तो राइट आंसर ए, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूम एक स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति है जो जनजातीय दर जंगल को साफ करके की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः उपजाई जाती है। दूसरा, झूम है डी, कृषि खेती की एक पद्धति। 3 नंबर, झूम किसे कहते हैं? डी, खेती की पद्धति। चार नंबर, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है? सी, नागालैंड में। झूम या स्थानांतरित कृषि मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ जंगलों को काटकर एवं जलाकर कृषि कार्य किया जाता है एवं कुछ वर्षों में वहाँ की उर्वरता समाप्त होने पर उसे छोड़कर दूसरी जगह के जंगल को काटकर व जलाकर खेती योग्य भूमि तैयार कर लेते हैं, इसलिए इसे काटो और जलाओ स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। भारत में झूम कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इसे दीपा कहा जाता है। 5 नंबर, काटकर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। 6 नंबर, चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है, ये असम तथा बिहार। प्रश्नकाल में इसका उत्तर विकल्प ए तथा वर्तमान संदर्भ में इसका उत्तर उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश होगा। 7 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, क्षेत्र स्थानांतरित खेती, पश्चिमी घाट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, डाहिया, वालतरे। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। सी, उत्तर पूर्वी भारत, डी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झूम, कुमारी। तो राइट आंसर होगा 4, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो देखते हैं यहाँ से थोड़ा आसानी हो जाएगी। पश्चिमी घाट जो है कुमारी होता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है आपका वालतरी होता है और उत्तर पूर्वी भारत में होता है आपका तो सी का 3 होता है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है डाहिया होता है। राइट आंसर ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। सही सम्मेलन इस प्रकार है। क्षेत्र स्थानांतरित कृषि, पश्चिमी घाट कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालतरे, उत्तर पूर्वी भारत झूम, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डाहिया। स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति में जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके खेती की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर उस दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः उपजाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में से झूम, उड़ीसा में पावा, पामाडाबी, कोमनिया, भृंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाले या वालतरे, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, मध्य प्रदेश में वेवर या डाहिया नाम से व्यवहृत है। 8 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण राज्य कृषि का नाम। बी, मासा हिमाचल प्रदेश में सुमेलित नहीं है। बाकी झूम असम में, पूनम केरल में, पूनम पोडू जो है पोंडू उड़ीसा में। जब कृषि भूमि पर एक फसल उगाकर एवं उपज को प्राप्त कर उसे जलाकर छोड़ दिया जाए एवं अगली उपज को उगाने के लिए किसी अन्य भूमि की तलाश की जाए तब इसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं। इसे भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे पोंडू या पोडू उड़ीसा, पूनम केरल में, झूम असम में। मासा या मसान मध्य प्रदेश के स्थानांतरणीय कृषि है, न कि हिमाचल प्रदेश की।
अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि विविध पढ़ेंगे। कृषि विविध पढ़ेंगे, उसके बाद से पशुपालन पढ़ेंगे। पशुपालन, कृषि विविध और पशुपालन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन। खनिज संसाधन परिवहन हो जाएगा। तो कुछ और चैप्टर बाकी है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। पढ़ाई जोरों शोर से कीजिए, मेहनत कीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहे जो भी करना है आप कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा लाइफ में आगे बढ़िए। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके सपने पूरे हों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।